एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन और हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफी सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बैरियर्स, काफी कुछ पढ़ा है। मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ, जो कि है डिसीजन मेकिंग। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, प्रोसेस और टूल्स एंड टेक्निक्स, ये तीन चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, राइट? तो पहले मैं रीड करूंगी और फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, so in simple words, decision making refers to the process of making a choice of option from among the set of alternatives. तो अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑप्शन या एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करो या चूज करो। ठीक है, उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है ना? उस मेन्यू कार्ड में काफी सारी चीजें होती है, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, राइट? अब आप उस मेन्यू कार्ड को पढ़ के, उन सारे ऑप्शंस को देख के आप कुछ चीजें सेलेक्ट करते हो जो आपको खानी है ना? तो वहां पर आपने क्या करी? डिसीजन मेकिंग करा, है ना? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे और आपने उन सारे ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स में से कुछ ऑप्शन को चूज करा और सेलेक्ट करा। उसी को हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, राइट? तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप एक ऑप्शन या एक ऑल्टरनेटिव को चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस में से। ठीक है, उसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। तो बच्चे, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है। अब हम समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो बच्चे डिसीजन मेकिंग के अंदर ना टोटल 7 स्टेप्स आते हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे स्टेप समझते हैं। ओके, तो बच्चे सबसे पहला जो स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, यानी कि अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जिससे रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है बच्चे, मैं आपको एक एग्जांपल से सारे स्टेप समझाऊंगी, यानी कि हम एक ही एग्जांपल से सारे स्टेप समझेंगे। ठीक है, सपोज करो कि आपका ना बर्थडे आ रहा है, राइट? और आपको अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन सी ड्रेस खरीदो, कहां से खरीदो, तो आपको इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्या है आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे? कि आपको एक ड्रेस सेलेक्ट करनी है अपने लिए, है ना? सो द foremost step involved in the process of decision making is identifying the problem or issue that needs to be addressed. तो सबसे पहला स्टेप क्या है डिसीजन मेकिंग के अंदर? अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, जिससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट? फिर सेकंड स्टेप हमारे पास आता है गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अब बच्चे, आपने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ली कि मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे को अपने बर्थडे के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करनी है ना? फिर आप क्या करते हो? फिर आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, यानी कि आप ये देखते हो कि जो ड्रेस है वो कहाँ पे मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है या ऑफलाइन मिल रही है। ऑनलाइन मिल रही है तो कितने की मिल रही है, ऑफलाइन मिल रही है तो कितने की मिल रही है ना? कहाँ पे बेटर मिल रही है, यानी कि अब आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, ठीक है, जिससे कि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सको। सो द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज गैदरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेस, राइट? फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स। अब अच्छा देखो, अब आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली कि भाई जो ड्रेस है ये ऑनलाइन में मिल रही है, ऑफलाइन में मिल रही है, ऑनलाइन इतने की मिल रही है, ऑफलाइन इतने की मिल रही है। ठीक है, और आपने ये देखा कि ऑनलाइन ड्रेस सस्ती मिल रही है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, तो आपने डिसाइड करा कि मैं तो ऑनलाइन ही ड्रेस खरीदूंगा या खरीदूंगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करा? अब आपने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे, यानी कि अब आप ऑनलाइन लेट से किसी भी वेबसाइट पे गए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मिंत्रा पे गए, ठीक है, और वहां पे जाके अब आपने ऑल्टरनेटिव्स देखे, ऑप्शंस देखे कि आपको कौन सी ड्रेस खरीदनी है। ठीक है, सो द थर्ड स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज इवैल्यूएटिंग ऑल द गिवन ऑप्शंस और ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि अब आपने क्या करा? अब आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे गए जहां से आपको ड्रेस खरीदनी है और वहां पे जाके आपने सारे ऑप्शंस और सारे ऑल्टरनेटिव्स को गो थ्रू करा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वे द एविडेंस। अब बच्चे देखो, आप ऑनलाइन ड्रेसेस देख रहे थे, है ना। लेट्स से आपको 2-3 ड्रेसेस अच्छी लगती हैं, 2-3 ड्रेसेस आपको समझ आती है, तो आपने क्या किया, आपने उन 2-3 ड्रेसेस को ऐड टू बैक कर लिया, ऐड टू कार्ट कर लिया, है ना। हम ऐसे ही करते हैं यूजुअली जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फिर आपने क्या करा, आपने अपने बैग में जाके, कार्ट में जाके उन 2-3 ड्रेसेस को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करा, है ना, कि कौन सी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो आपने उनको आपस में कंपेयर करा जिससे कि आप एक फाइनल डिसीजन ले सको, ठीक है। So the fourth step involved in the process of decision making is analyzing the pros and cons of each chosen alternative. तो इस स्टेप में आप क्या करते हो, जो भी ऑल्टरनेटिव्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको निकाल लेते हो, ठीक है, और उनको आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो जिससे कि आप एक ऑल्टरनेटिव या एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सको, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है चूजिंग ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। अब बच्चे आपने क्या करा, आपको 2-3 ड्रेसेस जो अच्छी लगी आपने उनको अपने बैग में डाल लिया, कार्ट में डाल लिया, है ना। फिर आपने उनको कंपेयर करा और फिर अब आप क्या करते हो कि जो एक ड्रेस आपको सबसे बढ़िया लगती है, सबसे बेस्ट लगती है, आप उसको चूज कर लेते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। सो द फिफ्थ स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज चूजिंग ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव और ऑप्शन बेस्ड ऑन योर लाइकिंग। यानी कि अब आप क्या करते हो कि आप कोई एक ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लेते हो, चूज कर लेते हो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इसमें आता है टेकिंग ऑफ एन एक्शन। यानी कि अब आप क्या करते हो कि आपको जो ऑप्शन, जो अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट लगता है आप उसको फाइनली चूज कर लेते हो और अपना डिसीजन ले लेते हो, ठीक है। यानी कि जो ड्रेस अब आपको सबसे बढ़िया लगी आपने उसको अपने लिए खरीद लिया, राइट। So the sixth step involved in the process of decision making is taking off the final action और making a decision। यानी कि इस स्टेप में आके आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हो। फिर लास्ट स्टेप हमारे पास आता है रिव्यूइंग द डिसीजन। यानी कि अब आपने जो डिसीजन लिया है अब आप उसको रिव्यू करते हो, उसको इवेलुएट करते हो कि क्या आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया। यानी कि आपके पास जो ड्रेस आई है वो अच्छी आई है या बेकार आई है, आपको अपने पास रखनी है या रिटर्न करनी है, ठीक है। यानी कि अब आप क्या करते हो, आप अपने डिसीजन को रिव्यू करते हो, इवेलुएट करते हो, ठीक है। सो द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज रिव्यूइंग और रिफ्लेक्टिंग ऑन योर डिसीजन, राइट। तो बच्चे ये थे हमारे 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग या फिर प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर आप ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला एग्जांपल अपने दिमाग में याद रखोगे तो आपको ये स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ये किस तरह से की जाती है, क्या क्या टूल्स, टेक्निक्स और तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टूल और टेक्निक हमारे पास आता है डिसीजन मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, तो बच्चे पहले मैं इसको रीड करती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। सो अंडर दिस टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग, decision is made by comparing the different options based on a set of criteria, where the rating from 1 to 5 is given to each criteria, and then the overall score is calculated and the option with the highest score is chosen as a final decision. अब देखो, आपको पढ़ने में बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सी चीज लग रही होगी बट ये बहुत ही इजी है। क्या लिखा है कि सबसे पहले डिसीजन मैट्रिक्स के अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको कंपेयर किया जाता है क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, उसके पास ना 2 जॉब के ऑफर्स आए हैं, एक जॉब ए और एक जॉब बी, ठीक है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करूं, ठीक है, मतलब उसको एक डिसीजन लेना है कि मैं जॉब ए करूं या फिर जॉब बी करूं, राइट। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो क्राइटेरिया सेट करता है। तो जैसे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैलरी अच्छी हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जॉब की और लोकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो वो ये 3 क्राइटेरिया सेट कर लेता है कि मैं इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे दोनों जॉब्स को कंपेयर करूंगा और जहां पे मुझे सबसे बेस्ट लगेगा मैं वो सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो हर एक क्राइटेरिया को ना रेटिंग देता है फ्रॉम 1 to 5। यानी कि जैसे जॉब ए में जो सैलरी है वो उसको ठीक ठाक मिल रही है, ठीक है, तो उसने उसको 3 की रेटिंग दे दी फ्रॉम 1 to 5, राइट। अब जैसे जॉब बी में जो सैलरी है वो उसको सबसे बढ़िया मिल रही है तो उसने उसको 5 की रेटिंग दे दी। जॉब ए में वर्किंग कंडीशंस अच्छी है तो 4 की रेटिंग दे दी। जॉब बी में ठीक ठाक है तो 3 की दे दी, ठीक है। जॉब ए में जो लोकेशन है वो बढ़िया है और जॉब बी में भी बढ़िया है, ठीक है। तो यानी कि उसने हर एक क्राइटेरिया को अब 1 से 5 के बीच में कुछ ना कुछ रेटिंग दी है, ठीक है। यहां तक समझ आया।
फिर उसके बाद वो क्या करता है, फिर वो ओवरऑल स्कोर को कैलकुलेट करता है, यानी कि अब ये जो भी उसने रेटिंग्स दी हैं अब वो उनको ऐड करके ओवरऑल स्कोर निकाल लेता है। जैसे जॉब ए का ओवरऑल स्कोर आया 3 + 4 + 4 11 और जॉब बी का आया 5 + 3 + 4 12। ठीक है, तो वो ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट करता है और फिर जिस भी ऑप्शन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर आता है वो उसको चूज कर लेता है एज द फाइनल डिसीजन। ठीक है, जैसे जॉब ए का स्कोर आया है 11 और जॉब बी का आया है 12, तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, जॉब बी का, तो वो जॉब बी को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, उसका डिसीजन क्या होगा, जॉब बी, राइट। तो डिसीजन मैट्रिक्स के अंदर ऐसे डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, कि सबसे पहले आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, राइट, कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या आपने वो सेलेक्ट करा। फिर उसके बाद आपने हर एक क्राइटेरिया को रेटिंग दी फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपने सारी रेटिंग्स को ऐड करा और ओवरऑल स्कोर निकाला और जिस भी ऑप्शन का सबसे ज्यादा स्कोर हुआ आपने उसको सेलेक्ट कर लिया एज योर फाइनल डिसीजन। ठीक है, डिसीजन मैट्रिक्स के अंदर ऐसे डिसीजन मेकिंग की जाती है, राइट। अब आप चाहो तो इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, और आपको अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना है। लेट्स से आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप एफडी करो, फिक्स डिपॉजिट करो। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले क्राइटेरिया सेट करा। लेट्स से कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक तो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, की मतलब म्यूचुअल फंड में अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो मुझे कितनी रिटर्न मिलेगी और एफडी से कितनी मिलेगी। तो एक क्राइटेरिया ये है। और लेट्स से दूसरा क्राइटेरिया है आपके लिए टाइम, कि कितने टाइम बाद आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आपके लिए है आपने वो डिसाइड कर लिया। फिर आपने क्या करा, फिर आपने अगेन रेटिंग दी कि जैसे आपको म्यूचुअल फंड से जितना आरओआई मिलता है उस हिसाब से आपने 1 to 5 की रेटिंग दे दी। एफडी से भी कितना आरओआई मिलता है उस हिसाब से आपने रेटिंग दे दी। ठीक है, तो आपने फिर रेटिंग्स दे दी। फिर उसके बाद आपने क्या करा, जो भी आपकी रेटिंग्स है आपने उनको ऐड करके एक ओवरऑल स्कोर निकाल लिया और फिर जहां पे भी आपका सबसे ज्यादा स्कोर होगा आपने उसको फाइनल डिसीजन की तरह सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये होता है डिसीजन मैट्रिक्स। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट टूल और टेक्निक हमारे पास आता है डिसीजन ट्री। अब ये क्या होता है, अ डिसीजन ट्री इज अ डायग्राम और अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर दैट शोज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अलाउइंग द पर्सन टू मेक अ फाइनल डिसीजन। देखो, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, इसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, राइट। इस बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, ठीक है, यानी कि इसको एक और रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है। और इसके पास ना दो ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन इसके पास है लोकेशन ए, कि ये अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे खोल सकता है, और एक ऑप्शन इसके पास है लोकेशन बी। ठीक है, इसके पास ये दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब ये देखता है कि अगर मैं अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे खोलता हूं तो मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, और मुझे इतनी रिटर्न मिलेगी। ऐसे ही अगर मैं अपने बिजनेस को लोकेशन बी पे खोलता हूं तो इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और इतनी रिटर्न मिलेगी। ठीक है, फिर अगर मैं अपने बिजनेस को या अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे खोलूंगा तो मेरे पास फर्दर ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ऐसे लोकेशन बी पे ये एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये पूरा एक क्या बन गया, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजन ट्री बोलते हैं, राइट। तो डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री एक ऐसा डायग्राम और ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पॉसिबल आउटकम्स दिखाता है और डिफरेंट ऑप्शंस। यानी कि अगर हम इस ऑप्शन के साथ गए तो ये होगा, इसके साथ गए तो ये होगा। ठीक है, जिसको एनालाइज करके आप एक फाइनल डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन ट्री, राइट। फिर दूसरी टेक्निक हमारे पास आती है स्वॉट एनालिसिस। अब बच्चे सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि कहीं पे भी अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में ये स्वॉट वर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, सो अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग इज कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस where decision makers analyze strengths, weaknesses, opportunities and threats associated with each alternative before making a final decision. क्या लिखा है कि SWOT एनालिसिस के अंदर हम कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम हर एक ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव के साथ जो भी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जुड़े हुए हैं हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है,
और हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज हो और कम से कम वीकनेसेस और थ्रेट्स हो। ठीक है, जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में ये जो बिजनेसमैन था, इसके पास दो लोकेशन या दो ऑप्शंस अवेलेबल थे, है ना। या तो ये अपने बिजनेस को लोकेशन ए पे खोल सकता था या लोकेशन बी पे, राइट। अब अगर ये स्वॉट एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता तो ये देखता कि अगर मैं अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे खोलता हूं तो मेरे पास ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं, और अगर लोकेशन बी पे खोलता हूं तो ये स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हैं। ठीक है, और ये वो लोकेशन चूज करता या वो डिसीजन लेता जहां पे इसके पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज होती और कम से कम वीकनेसेस और थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर आप डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो? आप हर एक ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखते हो और आप वो डिसीजन लेते हो जहां पे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज हो और कम से कम वीकनेसेस और थ्रेट्स हो, राइट। फिर स्वॉट एनालिसिस के बाद नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब बच्चे इसमें क्या होता है? अंडर दिस टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग, decision makers evaluate the costs and benefits associated with each alternative before making a final decision. अब देखो, इस टेक्निक के अंदर ना हम हर एक ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव के साथ जो भी कॉस्ट और बेनिफिट जुड़ा हुआ है, हम उसको एनालाइज करते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। ठीक है, और हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जिस ऑप्शन के साथ कम से कम कॉस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। जैसे इसको इसी एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। जैसे देखो, इस एग्जाम्पल में ये जो बिजनेसमैन था, इसके पास दो ऑप्शंस थे, है ना। या तो ये अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे एक्सपैंड कर सकता था या लोकेशन बी पे, राइट। तो अगर ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता तो ये देखता कि अगर मैं अपने रेस्टोरेंट को लोकेशन ए पे एक्सपैंड करता हूं तो मेरी इतनी कॉस्ट आएगी। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट है ये मॉनेटरी भी हो सकती है, यानी कि मेरा इतना पैसा लगेगा, और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है, यानी कि मेरा इतना टाइम, एनर्जी, ये सब लगेगा। ठीक है, और ये देखता कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा, और ये जो बेनिफिट है ना, ये भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं अपने बिजनेस को लोकेशन बी पे खोलता हूं तो तब मेरी इतनी कॉस्ट आएगी और इतना बेनिफिट मुझे मिलेगा, राइट। और ये एनालाइज करके ये उस ऑप्शन को चूज करता या वो लोकेशन चूज करता जिस लोकेशन पे इसके पास कम से कम कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसको मिलता। ठीक है, तो बच्चे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम ये देखते हैं कि हर एक ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव के साथ क्या कॉस्ट और क्या बेनिफिट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कॉस्ट और बेनिफिट मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और फिर हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जिस ऑप्शन के साथ कम से कम कॉस्ट और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, राइट। फिर नेक्स्ट टेक्निक आती है हमारे पास, पैरेटो एनालिसिस। अब बच्चे ये क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो टेक्निक है इसको विल्फ्रेडो पैरेटो ने दिया, और इसको ना 80-20 रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, this technique of decision making states that 20% of factors contributes to 80% of results. ये टेक्निक कहती है कि 20% of factors से ना 80% of results आते हैं। ठीक है, thus this technique helps decision makers to identify and allocate the resources on those vital few factors which contributes to 80% of results. तो हमें उन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ये आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। देखो, फॉर एग्जांपल बच्चे, कि आपको ना अपने इस साल एग्जाम में 90% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, ये आपका गोल है जो आपको पूरा करना है, राइट। अब आपने देखा कि ये जो 90% मार्क्स हैं ये मैं कैसे ला सकता हूँ, तो आपने देखा कि भाई ये मैं ला सकता हूँ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके। ठीक है, कंसिस्टेंसी से। दूसरा मैं ला सकता हूँ अगर मैं रिविजन करूं। ठीक है, तीसरा मैं ला सकता हूं अगर मैं नोट्स बनाऊं डेली। तो मतलब आपने ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो देखे जिससे आपका ये गोल पूरा हो सकता है, आपके 90% ऑफ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है जो आपको लेकर आना है, और ये आपके फैक्टर्स हैं जो आपने देखे। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने ये इतने सारे फैक्टर्स लिख लिए। अब आपने इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे। ठीक है, यानी कि आपने वो फैक्टर्स देखे जहां पे कम से कम मेहनत में आपके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे आपने देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं कंसिस्टेंसी से पढूं, रिवीजन करूं और नोट्स बनाऊं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाकी सब में से। तो आपने ये कम से कम फैक्टर्स आइडेंटिफाई करे, ठीक है, जिससे कि आपको 80% ऑफ रिजल्ट्स या मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। ठीक है,
तो इसी को हम पैरेट एनालिसिस बोलते हैं, जहां पे आप सिर्फ उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो या उन फैक्टर्स को डिसाइड करो जहां पे कम से कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले या 80% ऑफ रिजल्ट्स मिले। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेटो एनालिसिस, राइट। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब बच्चे ये क्या होता है? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, हम कभी कभी खाली बैठे बैठे करते भी रहते हैं, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना, राइट। So another important tool for decision making is brainstorming, where different ideas are generated and evaluated to make informed decisions. अब brainstorming के अंदर आप decision making कैसे करते हो? इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो? आप different ideas generate करते हो, फिर उनको evaluate करते हो और फिर आप decision making करते हो। ठीक है, जैसे for example ये एक problem है जो आपको solve करनी है। ठीक है, ये एक problem है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। ठीक है, मतलब आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और आपने डिफरेंट आइडियाज जनरेट करे। जैसे ये 3 आइडियाज आपके दिमाग में आए, ठीक है। फिर आपने क्या करा? फिर आपने इन आइडियाज को इवैल्यूएट करा कि मतलब कौन सा आइडिया सही रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये वाला, ये। तो आपने इवैल्यूएट करा आइडियाज को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा? इवैल्यूएट कर लिया, फिर आपने कोई एक आइडिया डिसाइड करा जिससे कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जहां पर आपने सबसे पहले डिफरेंट आइडियाज जनरेट करे, फिर उनको इवैल्यूएट करा और फिर आपने डिसीजन मेकिंग करी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। अब बच्चे इसमें क्या होता है? This is a structured group decision making technique that allows the members of the group to first think independently and then share their ideas in a structured format to make a final decision. देखो, सबसे पहले जो बात आपको इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये जो टेक्निक है ना, ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, यानी कि ये जो टेक्निक है ये ग्रुप में फॉलो की जाती है। ठीक है, अब इस टेक्निक में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? इसमें सबसे पहले जैसे ये एक प्रॉब्लम है, राइट, जिसको सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे ये मेंबर्स हैं ग्रुप के A, B, C, D, E, F, G, राइट, ये सारे ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपने दिमाग में आइडियाज जनरेट करते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक मेंबर जो है ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में आइडिया सोच रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, मतलब अभी कोई किसी से शेयर नहीं कर रहा, सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहा है, लिख रहा है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है? फिर उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं ये अपने आइडियाज को शेयर करते हैं एक करके। ठीक है, यानी कि पहले ए ने अपना आइडिया बताया, फिर बी ने बताया, फिर सी ने बताया, तो दूसरे स्टेप में सब अपने आइडियाज को शेयर करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो भी आइडियाज हैं उन सब पे डिस्कशन होता है। ठीक है, और जिस भी आइडिया को ज्यादा से ज्यादा वोट मिलता है या ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स पसंद करते हैं, ठीक है, उस आइडिया को चूज कर लिया जाता है एज अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ठीक है, जहां पे सबसे पहले जो मेंबर्स हैं वो अपने दिमाग में आइडियाज जनरेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, फिर उसके बाद वो उनको शेयर कर रहे हैं एक एक करके एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, फिर उसके बाद उन पे डिस्कशन हो रहा है और फिर जिस भी आइडिया को सबसे ज्यादा मेंबर्स पसंद कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, उसको हम चूज कर रहे हैं एज अ फाइनल डिसीजन, राइट। फिर जो हमारे पास लास्ट टेक्निक आती है डिसीजन मेकिंग की, वो है डेल्फी टेक्निक। अब बच्चे इसमें क्या होता है? It is a structured decision-making technique that involves gathering expert opinions anonymously through multiple rounds of questionnaire until a reasonable consensus is reached. देखो, समझो, for example, जैसे ये एक प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इससे रिलेटेड आपको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या करते हो? आप क्वेश्चनर बनाते हो। ठीक है, क्वेश्चनर बनाते हो जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, फिर इन क्वेश्चनर्स को आप एक्सपर्ट्स के पास भेजते हो। एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? अगर ये प्रॉब्लम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी तो यहाँ पर एक्सपर्ट होंगे फार्मर्स, अगर टीचिंग से रिलेटेड होंगी तो एक्सपर्ट होंगे टीचर्स। ठीक है, तो जो भी एक्सपर्ट होता है प्रॉब्लम का, आप उसके पास ये क्वेश्चनर भेजते हो दूसरे स्टेप में। ठीक है, फिर अब आपके पास क्वेश्चनर आ गए, आंसर्स आ गए, है ना। फिर आप क्या करते हो? आप उन आंसर्स को ना इन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते हो। जैसे ये एक एक्सपर्ट है, ठीक है, और ये एक दूसरा एक्सपर्ट है। आप इस एक्सपर्ट के पास गए और आपने इसको बोला कि भाई दूसरे एक्सपर्ट ने ना ये आंसर्स दिया है, मतलब आपने इसको बताया नहीं कि किसने दिया, बस आपने बोला कि ये आंसर्स आए हैं। तो इसने फिर अपने आंसर्स में कुछ चेंजेस करे, कुछ मॉडिफाई करा। ठीक है,
फिर ऐसे ही आप दूसरे एक्सपर्ट के पास गए, इसको आपने बताया कि ऐसे ही किसी दूसरे एक्सपर्ट ने ये आंसर्स दिए हैं, इसने भी फिर कुछ चेंजेस करे, कुछ मॉडिफाई करा अपने आंसर्स में, ठीक है। तो आप ऐसे ही करते चले गए, ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा जब तक कि आपके पास एक कॉमन कंक्लूजन नहीं आ गया या कॉमन आंसर नहीं आ गया, ठीक है, कॉमन डिसीजन नहीं आ गया, यानी कि जब तक कि सारे एक्सपर्ट्स ने एक ही बात पे एग्री नहीं कर लिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेल्फी टेक्निक, राइट, जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, क्वेश्चनर बनाते हो, फिर आप उन क्वेश्चनर को एक्सपर्ट्स के पास भेज के एक्सपर्ट ओपिनियंस लेते हो, ठीक है। फिर जब उनके आंसर्स आ जाते हैं तो आप उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ बार बार कम्युनिकेट करते हो उन क्वेश्चनर को, जब तक कि आपके पास एक रीजनेबल कंसेंसस नहीं आ जाता, मतलब जब तक कि आपके पास एक कॉमन आंसर नहीं आ जाता, राइट। तो बच्चे ये थे हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं वो यही है जो हमने डिस्कस करे हैं, राइट। और यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। मैंने बहुत ही इजी वे में सब कुछ आपको समझाने की कोशिश करी है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं, ईदर थ्रू कमेंट सेक्शन और थ्रू मेल आईडी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल टू यू। आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।